हाय फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 164 पढ़ेंगे और तीन पार्ट्स में बेसिकली हम देखेंगे। एक बार पहले पार्ट में हम 164 देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम 167 कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ 164 एंड 167 का कंबाइन करके देखेंगे बार कि क्या रिजल्ट निकलता है, इनका कैसे रीड करा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 164 बेसिकली 164 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स के ऊपर। 164 टू पार्ट्स में बांटा गया है। एक सबसेक्शन 1 है इसका, एक सबसेक्शन 2 है। जो सबसेक्शन 1 है वो डील करता है इंडिविजुअल ग्राउंड्स पे जो डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। जो पर्सन जो डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करने वाला है उसके ऊपर हम देखे जाएंगे कि ये पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाउएवर जो सेकंड इसका सबसेक्शन है 164(2) का, वो कंपनी स्पेसिफिक सेक्शन है। वो उसमें कंडीशन जो मेंशन है वो हम कंपनी पे चेक करते हैं, जो कि कंपनी इन क्वेश्चन है हमारी, उस पर चेक करेंगे वो कंडीशंस और उसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हम देखेंगे कि लगेगी या नहीं लगेगी डायरेक्टर्स के ऊपर। तो 164(1) देखते हैं। पॉइंट नंबर ए कहते हैं कि अनसाउंड माइंड का हो, कोर्ट ने बोला हो ये बात। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेम बात लिखी हुई है। वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होता है बंदा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता अगर बंदा अनसाउंड माइंड का है। तो डायरेक्टर बनना तो बहुत ही दूर की बात है। तो बहुत ईजी सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये देखने वाला है कि वेर अ पर्सन इज डिक्लेयर टू बी ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, बट आफ्टरवर्ड्स साउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है एंड हो जाएगी। मतलब कि डेट ऑफ आज उसने अप्लाई करा तो, पर अभी वो उसको कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करा होता है मिस्टर एक्स को। पर मिस्टर एक्स ये थोड़ा ना है कि उसका इलाज हो गया, सही हो गया, तो उसको ये थोड़ा ना कि परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जब वो सही इलाज हो गया उसका, जब वो सही हो जाएगा तो वापस वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी। तो बस यही बात लिखी है यहाँ पे। पॉइंट नंबर बी कहता है कि अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी डिस्क्वालीफाइड है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कि अभी सॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और कोर्ट ने अभी इसको डिस्चार्ज नहीं किया है। दैट इज बेसिकली अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। फिर सी पार्ट में है कि अगर मिस्टर एक्स ने खुद ही अपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए अप्लाई कर रखा है कोर्ट में और एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है उसकी, तो भी साहब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर डी है कि अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड sentenced to imprisonment for 6 months or more। ये बेसिकली इसका मतलब अभी हम समझेंगे। ये पहले रीड कर लेते हैं। imprisonment for 6 months or more and 5 years have not been elapsed from the date of expiry of the sentence। इसका मतलब ये है कि साहब पहली कंडीशन तो ये है कि उसको कॉन्विक्ट किया गया हो, मिस्टर कोई भी मिस्टर एक्स है उसको कॉन्विक्ट किया गया हो, कॉन्विक्ट फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 months। ये तो है पहली कंडीशन। तो यहाँ पे तो वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड। बट अगर उसकी जब सज़ा यहाँ पे सपोज उसको अगर हम माने 6 मंथ से ज़्यादा, उसको सपोज 4 ईयर्स की सज़ा दी गई थी, तो यहाँ पे 4 ईयर एंड हुआ। अब यहाँ से 5 ईयर्स तक तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन लगी रहेगी। जब 5 ईयर यहाँ पे एंड हो जाएंगे तो यहाँ पे वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि दोबारा रीड करते हैं। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस involving moral turpitude or otherwise and sentenced to imprisonment for 6 months or more, 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा की उसको imprisonment हो गई है, and 5 years and have not been elapsed from the expiry of such sentence। मतलब इसका मतलब वही निकलता है कि जो 5 साल का पीरियड है तो यहाँ तक उसकी डिस्क्वालिफिकेशन लगी रहेगी। जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी। यही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। Director shall continue to be disqualified even if appeal or petition is filed against the order। अगर यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है वो अपील भी फाइल कर देता है तो स्टे नहीं लगा सकता वो डिस्क्वालिफिकेशन पे। बाकी तो रीड करने वाली बातें हैं, कुछ इसमें पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। ई पॉइंट कहता है कि कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल हमारी यहाँ पे हो गई एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करके उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो बात ही खत्म हो गई।
हमारी एनसीएलटी ने और कोर्ट ने ऑर्डर करके बोल दिया ये मिस्टर एक्स डिस्क्वालीफाइड है, देन इट मीन्स ही इज डिस्क्वालीफाइड, नो इफ एंड बट। यहाँ पे सेम सेम पॉइंट है कि अपील और पिटीशन से स्टे नहीं लगा सकता मिस्टर एक्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। देन पॉइंट एफ बात करता है कि कॉल्स एंड एरियर्स की बात करता है। अ पर्सन हु हैज़ नॉट पेड एनी कॉल्स ऑन शेयर्स of the company held by him and 6 months have been elapsed from the last day fixed for the payment of call। कहते हैं साहब सपोज यहाँ पे अगर हम देखें ये है लास्ट लास्ट डेट ये थी, तो जो मिस्टर एक्स ने कुछ शेयर्स लिए होंगे उस पर कुछ अनपेड कॉल होंगी, कंपनी ने मांग ली और कंपनी ने कहा कि साहब ये जो है ये डेट है लास्ट डेट, यहाँ तक पे हो जानी चाहिए, बट अब मिस्टर एक्स ने पे नहीं करी। तो लॉ में ये नहीं बोला कि यहीं से उसकी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी ना, ऐसे नहीं होने वाला। यहाँ से उसको 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे जाके उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है अट्रैक्ट होगी। यहाँ पे 6 मंथ्स का टाइम उसको बिल्कुल लॉजिकल इसके हिसाब से दिया हो गया है कि आप 6 महीने तक अपने जो भी पेंडिंग ड्यूज हैं, पेंडिंग कॉल्स हैं, उनको आप पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट कहता है पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर जी कहता है कि साहब 188 में कोई भी ऑफेंस किया हो तो भी डिस्क्वालीफाइड हो। 188 सेक्शन था बेसिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर, वहाँ पे वहाँ की कोई डिफॉल्ट करें तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगेन अपील और पिटीशन फाइल करोगे कोई उससे कुछ नहीं होने वाला, डिस्क्वालिफिकेशन विल रिमेन एज जैसे कि जैसी लगी हुई है। एज क्या कहता है? एज बात करता है डिन नहीं है तो डिस्क्वालीफाइड। ये तो बड़ा ही बेसिक है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। डिन के बिना डायरेक्टर बन नहीं सकते, वो बात कहाँ लिखी हुई है? वो बात यहाँ लिखी हुई है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आपके पास डिन नहीं है। डिन है कहाँ मिलता है? डिन मिलता है 152 में, अलॉट कहाँ होता है? 153 में अलॉट होता है। 150 देन या लास्ट पॉइंट आई अ पर्सन। अच्छा ये है 165 के ऊपर। 165 क्या था? सीलिंग लिमिट, एक नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के ऊपर जो सीलिंग लिमिट दी गई है वो दी गई है सेक्शन 165 में। अब 165 क्या कहता था कि टोटल जो है एक डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ डायरेक्टरशिप, वेदर इट्स ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, वेदर इट्स नॉमिनी, वेदर इट्स कैजुअल वैकेंसी फिलर, सबको मिला के 120 कंपनीज की लिमिट दी गई है वहाँ पे, और पब्लिक कंपनी के लिए सेपरेट 10 की लिमिट दी गई है। तो अगर वो एक्सीड करते हो तो देन यू विल गेट डिस्क्वालीफाइड अंदर 164(1) आई, पॉइंट नंबर आई। तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अब ये था, यहाँ पे हमारा खत्म हुआ सेक्शन 164 का सब सेक्शन 1। अब वो था इंडिविजुअल स्पेसिफिक, ये सारे आपने नोटिस किया होगा, सारा इंडिविजुअल बेसिस पे हमने चेक करा है, पर्सन के ऊपर चेक करें सारे पॉइंट्स। बट 164(2) थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम कंपनी के ऊपर 2 कंडीशन चेक करेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी। होगी तो कैसे होगी, क्या होगी, वो आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करी फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब यहाँ पे एक चेंज आया था, कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे ये और की जगह एंड होता था, तो उससे एक लूप होल निकल गया था कि कंपनी क्या करती थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दी और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करी, तो वो तो बच गई इस कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पे एंड था उस टाइम। एंड था इसका मतलब कि दोनों फाइल करनी है तो अट्रैक्ट होगी, बट उन्होंने एक फाइल कर दी तो वो बच गई यहाँ से। तो यहाँ पे लॉ में अमेंडमेंट आके इसको और कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि अब दोनों आपको फाइल करनी है। अगर कंटिन्यूस थ्री फाइनेंशियल ईयर्स तक कंटिन्यूसली फाइल नहीं करी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट एनी, तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी। क्या होगा वो आगे देखेंगे। देन पॉइंट बी है कि आपने ये पॉइंट बी है 3D के ऊपर। 3D बेसिकली डिपॉजिट, डिबेंचर, डिविडेंड, और DI कह सकते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल है। डिविडेंड का कोई ऐसा लेना देना नहीं, इंटरेस्ट से लेना देना नहीं है। डिविडेंड का एक पॉइंट ये है कि डिक्लेयर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, नॉट नॉट प्रपोज डिविडेंड की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है, डिक्लेयर जो हो चुका है। तो कंपनी हैज फेल्ड टू पे डिपॉजिट्स या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट, रिडीम डिबेंचर्स और पे इंटरेस्ट देयर ऑन, और पे द डिक्लेयर डिविडेंड, सच फेलियर 1 साल तक कंटिन्यू रहता है। अगेन 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 यहाँ पे भी कंपनी को टाइम दिया गया है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे भी 1 ईयर दिया गया है रेक्टिफिकेशन के लिए। 1 ईयर के बाद अट्रैक्ट हो जाएगी डिस्क्वालिफिकेशन, और फिर क्या होगा उसका रिजल्ट वो भी देखते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 बात करता है
if after disqualification under section 164(2) is extracted, and the default is made good by the company, the directors who got disqualified by reason of 164(2) shall continue to be disqualified. अगर हम easy language में बात करें तो disqualification will remain even if the default is made good. तब आपने डिफॉल्ट किया ही क्यों, ये नौबत आने ही क्यों दिया, आपको टाइम दिया गया था, आपने 1 साल का आपको टाइम दिया गया था यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, आपने 1 साल भी फाइल नहीं करी, ये कंटिन्यूस है साहब, बहुत बड़ी बात होती है। आपने अगर आप ऐसे भी फाइल करो ना कि आपने 1 साल फाइल करी, अगर ये हम टाइम में आपने यहाँ फाइल करी, आपने अगले साल नहीं फाइल करी, आपने फिर यहाँ फाइल करी, आपने फिर नहीं फाइल, तो भी ठीक है, आपने पर यहाँ पे ये है कि कंटिन्यूस 1 2 3 ना यहाँ फाइल करी, ना यहाँ फाइल करी, ना यहाँ फाइल करी, 3 कंटिन्यूस पीरियड इज अ बिग थिंग। सिमिलरली पॉइंट बी में भी आपको जो है 1 साल का टाइम दिया गया, आपने तब भी रीपे नहीं करा, तो आपने वो नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी आपको। तो यही पॉइंट कहता है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन विल रिमेन देयर ओनली इवन इफ डिफॉल्ट इज मेड गुड। पॉइंट नंबर 2 कहता है where a person is appointed as a director of a company which has committed any default specified under section 164(2), he shall not incur disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। ये नई अमेंडमेंट है, ये बेसिकली रिलैक्सेशन दी गई है जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। अब बड़ा ही लॉजिकल सा भी बात है कि सपोज आप अभी अभी अपॉइंट हुए हो, अब ये डिफॉल्ट क्योंकि पुराने हैं, 3 साल चलते आ रहे हैं, तो ये डिफॉल्ट पुराने चलते आ रहे हैं, तो नए डायरेक्टर की कोई गलती है नहीं, तो उसको 6 महीने का रिलैक्सेशन दी गई है। बट हाउएवर if his appointment is exceeds if his appointment period exceeds 6 months even by one day, then also he will get disqualified। तब ये रिलैक्सेशन उसको नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ओनली 6 मंथ्स का पीरियड दिया गया है। देन पॉइंट नंबर 3 कहता है कि प्रोविजंस कंटेन इन रूल 14 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। ठीक है, ये बेसिकली रूल्स बात करता है कि जो डायरेक्टर है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का है, वो डायरेक्टर इन्फॉर्म करेगा कंपनी को, फिर कंपनी इन्फॉर्म करेगी आरओसी में। फॉर्म्स वगैरह के जो पार्ट है, कौन से फॉर्म में कौन किसको करेगा, वो यहाँ पे दिए गए हैं, रूल्स में बातें दी गई हैं वो। पॉइंट नंबर 4 कहता है 144(3) जी की रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है। ये अप्लाई होती है ऑडिटर साहब के ऊपर। ऑडिटर साहब को रिपोर्टिंग करनी है डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर 143(3) जी में। देन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर नहीं अप्लाई होता, ये पॉइंट नंबर 5 कहता है shall not 164 shall not apply to गवर्नमेंट कंपनी, ये कहता है पॉइंट नंबर 5। थर्ड पॉइंट कहता है कि फ्रीडम टू प्रिस्क्राइब एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। सही बात है, प्राइवेट कंपनी को छूट दी गई है कि साहब आप एडिशनल ग्राउंड्स भी रख सकते हो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल लॉ में कोई क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं करी गई है कि डायरेक्टर बनने के लिए आपको इतना होना चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बट हाउएवर प्राइवेट कंपनी को ये छूट दी गई है कि आप एडिशनल ग्राउंड में रख सकते हो कि आपका डायरेक्टर जो है वो एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए या इस टाइप का। तो वही बात लिखी है। ये पैराग्राफ की समरी हम पढ़ लेते हैं। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम experience required to become a director. However, private company can add such requirement in its AOA. आर्टिकल्स के थ्रू वो एक रख सकती है। तो यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है। हम पार्ट 2 में कवर करेंगे सेक्शन 167, जो कि 164 के बाद ही देखा जाना चाहिए क्योंकि रिलेटेड सेक्शंस हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स 167 में पता लगेंगे, जो 164 में अट्रैक्ट हुई हैं चीज़ें, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुई है, और डायरेक्टर जो ऑलरेडी बने हुए थे उनके ऊपर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो 167 में थोड़े क्लियर होंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम 167 देखेंगे और थर्ड पार्ट में एनालिसिस देखेंगे कंबाइन करके। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं इस पार्ट को।